वालेकुम अस्सलाम सर। सारा मैं रिकॉर्डिंग भेजने में काफी लेट हो गया था, लेकिन क्या तुमने सुन ली है रिकॉर्डिंग जो पिछली क्लास की थी? किया है मैंने और काम भी कर लिया है। क्या कोई बात है, बात समझ में तो नहीं आया होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? नहीं। अब आ गया सर, आप समझाएंगे। समझ आ बस गया ये सर। जारा को अलग से पैसे मिलते हैं ये तारीफ करने के लिए। चलें, अल्लाह ताला आपके हुस्न गुमान पर मुझे पूरा उतारे। तो हमने बताया था कि केमिस्ट्री का टॉपिक जो सिलेबस है उसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अब हमने स्टार्ट कर लिया है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑर्गेनिक एंड आफ्टर कंप्लीटिंग मोल्स एंड ऑल दो शिट्स। अब केमिस्ट्री का जो सेक्शन भी है, पीरियोडिक टेबल टिल सॉल्ट्स, इसमें सबसे जो मनहूस चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो इलेक्ट्रोलिसिस और सॉल्ट्स हैं जो बच्चों के लिए है। और मैंने आपको बताया कि हम यही दोनों पहले करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फरवरी स्टार्ट होती है, हम एटीपी भी स्टार्ट करेंगे। तो एटीपी के अंदर दोनों ही टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं, खास तौर पे सॉल्ट्स। ठीक है, तो रादर देन गोइंग फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल टिल सॉल्ट्स, हम सॉल्ट और इलेक्ट्रोलिसिस से वापस जाएंगे ताकि हमें एटीपी में भी हेल्प हो जाए। अब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर ली थी। मेरे तजुर्बे में जब भी कोई बच्चा हमारे पास आया है और हमने पूछा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर उसने कहीं पढ़ी हुई है, तो बड़ा एक मिक्स सा रिव्यू आता है कि हाँ ठीक है, या कोई तो बिल्कुल ब्लंटली कहता है आता ही नहीं है, और कोई कहता है हाँ बस ठीक है, कुछ कंफ्यूजन भी है। लेकिन याद रखिएगा, ये चैप्टर एग्जाम में जैसे पूछा जाता है ना, जिसको बिल्कुल सॉलिड आता होगा वो कर सकता है, जिसको 50-50 है ना, एग्जाम के क्वेश्चन में फंस जाएंगे। हालांकि अगर आप आंखें खोलकर क्वेश्चन करेंगे, मैं हैरान होता हूं इस चैप्टर को लेकर। और ये बच्चे, मुझे आप जैसे बच्चे जब एग्जाम की पहले तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो मुझे आके कहते हैं कि सर ये एक ही सवाल बार बार आ रहा है। जी हाँ, इस चैप्टर में से ये आप जब गौर करके प्रैक्टिस करेंगे ना, ईयरली से करेंगे या पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे, बेटा बंद करो क्या हो, जब आप पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे तो अजीब आपको नोटिस होगा कि इस चैप्टर से, बेटा दरवाजा बंद करो, अजीब आपको नोटिस ये होगा कि इस चैप्टर से एक ही जैसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, फिर भी बच्चों से नहीं होता। अजीब बात ये कि अगर रेपिटेशन हो रही है क्वेश्चंस में, एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो फिर तो ये तो हंसने की बात है कि यार ये केम्ब्रिज वालों के पास क्या क्वेश्चंस कम पड़ गए। तो ऐसा नहीं है, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। तो डिफरेंट आ जाएगा तो क्या होगा। तो उसके बावजूद भी स्ट्रगल करते हैं बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में लुक्स वेरी कंफ्यूजिंग, तो आपको पढ़कर रीड नहीं होता, समझ नहीं आता कि यार ये वही क्वेश्चन है, अनलेस अंटिल आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, तब आप रिलेट कर लेते हैं, यार पहले भी आया था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने बहरहाल बड़ी अल्लाह की जात से अच्छी उम्मीदें लगाई हैं और इस चैप्टर को शुरू किया है। बातें नहीं करेंगे आपस में प्लीज। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेक्शन मैं रिकॉल कर दूं, लाइक ऑलवेज कि हमने क्या खड़ा पिछली क्लास में कवर किया था। अच्छी खासी डिस्कशन हुई थी, मुझे खुशी भी और डर भी है कि अगर रिवाइज नहीं हो, कच्ची ना हो गई हो, क्योंकि टेम्पो टूट जाता है। तो हमने कहा था इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी की कन्वर्जन विच इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और सेकेंड है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर है। अब हमने पहला प्रोसेस स्टार्ट किया था और उसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, जैसे मैं डायग्राम से दिखा देता हूं। ये जो डब्बा या कंटेनर आपको नजर आ रहा है, ये जो डब्बा या कंटेनर आपको नजर आ रहा था, इसको हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा था। इसमें जो ये स्ट्रिप्स लटकी हुई नजर आ रही हैं आपको, जो कंडक्टिंग स्ट्रिप्स होती हैं, किसी भी मेटल की हो सकती हैं, इवन नॉन मेटल की भी हो सकती हैं अगर वो कंडक्टर हो, जैसे ग्रेफाइट। ठीक है, तो इनको हमने इलेक्ट्रोड कहा था। जिस इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था उसे हमने कैथोड का नाम दिया था, जिस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था उसे एनोड का नाम दिया था, और बैटरी से इनको कनेक्ट कर दिया था, और आखिर में हमने डाला था इलेक्ट्रोलाइट। लास्ट क्लास में मैं तुम लोगों को समझाया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बुनियाद पर चार तरह का मटेरियल होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ये इलेक्ट्रॉन पर बेस करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल अलग बला होती है। इलेक्ट्रोलाइट इज एन आयोनिक कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते थे। ये सारा रिकॉल कर रहा हूं मैं। पॉजिटिव नेगेटिव आइंस होते थे जो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, गूंगे बन जाओ, सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, और जब आप इनको मेल्ट करते हैं या इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये आइंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं टू कंडक्ट करंट। ये बात भी हमने पिछली क्लास में की थी, बल्कि इसका सबूत ये है कि ये बकवास लिखी हुई है। हमने इलेक्ट्रोड बताया क्या होता है, कैथोड एनोड बताया, बैटरी बताई, इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन लिखा था, फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड स्टेट में करंट कंडक्ट क्यों नहीं करते, मोल्टन या एक्वस में क्यों करते हैं, ये वाली बात भी हमने की थी। आप लोगों से एक चीज की गुजारिश है, मैं रिस्पॉन्स दिया करें, जिंदा को पढ़ा रहा हूँ, मुर्दों को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। हेलो, हेलो जी, हाँ बोले, जल्दी जाओ। ठीक है जी, तो ये वाली बातें हमने कर ली थी। उसके बाद हम आ गए थे इलेक्ट्रोलाइट पर। हमने कहा था इलेक्ट्रोलाइट की तीन पॉसिबल स्टेट्स हैं,
सॉलिड स्टेट में करंट कंडक्टिविटी नहीं है तो प्रोसेस भी नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट की दो स्टेट्स हैं, मोल्टन और एक्वस। मोल्टन और एक्वस यानी जब मेल्ट कर लें या पानी में डिसॉल्व करें तो आयंस फ्री हो जाते हैं और वो करंट को कंडक्ट करता है। तो हमने पहले हेडिंग लगाई थी, मैंने बताया मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस को समझेंगे और फिर किसको समझेंगे, एक्वस। तो मोल्टन पे बात शुरू की थी, भाई थोड़े जोर से बोला करो, मोल्टन पे बात शुरू की थी। मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि हमने इलेक्ट्रोलाइट को मेल्ट करके सॉल्यूशन में डाला है, मेल्ट करके कंटेनर में डाला है। तो एग्जांपल शुरू की थी हमने मोल्टन NaCl से। ये NaCl था और जनाबे आदि जब मेल्ट किया तो उसके आयंस फ्री हो गए, Na आयंस अलग हो गए, Cl आयंस। NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस थे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से जब मेल्ट किया था वो अलग हो गए थे। जब बैटरी से करंट दिया था, मैंने कहा 3 स्टेप में प्रोसेस लिखना था, आयोनाइजेशन, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड। आयोनाइजेशन में क्या था, क्या गेम थी, सिर्फ आयंस को क्या करना था, अरे बोलो यार, बाद बोलो, आयंस को क्या करना था, सिर्फ सेपरेट करना था। एक Na था, एक Cl आयन था, कंबाइन थे, फ्री हो गए NaCl। साथ साथ इतनी सारी एग्जांपल्स कराई थी, जैसे MgCl2 है, उसमें +2 और Cl है, तो Mg+2 अलग, Cl अलग। कितने Cl थे, 2, तो 2Cl लिख दिया था। इसी तरह इसके बाद AlCl3 में Al+3 और Cl-1, तो Al+3 अलग और Cl अलग। कितने Cl थे, 3, तो 3 लिख दिया था। उसके बाद आयोनाइजेशन, याद आ रहा है कुछ, पिछले हफ्ते के बाद रिवाइज नहीं किया ना तुमने, जैसे अभी तुम देख रही हो पेज को, मुझे साफ पता चल रहा है रिवीजन करके नहीं आई हो। उसके बाद क्या था, Al2O3। Al2O3 में क्या था, एल्यूमिनियम पे +3। ये बुक से बाहर चले गए, आपके सिलेबस से बाहर चले गए, लेकिन समझाना था कि सिलेबस से बाहर जाना वो नहीं है, असल अप्रोच वही है। एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज था, ऑक्सीजन पे कितना था, -2, तो एल्यूमिनियम अलग लिखा हमने, ऑक्सीजन अलग लिखा, -2। एल्यूमिनियम कितने थे, 2, तो 2 लिख दिया था, और ऑक्सीजन कितने थे, 3, तो यहाँ 3 लिख दिया था। इस तरह से हमने मल्टीपल क्या लिखी थी, आयोनाइजेशन। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस लिखते हुए जो प्रोसेस है वो टोटल 3 स्टेप्स में लिखा जाता है। पहला स्टेप होता है आयोनाइजेशन, जहां आप आयन को क्या कर देते हैं, सेपरेट। अब जब आयन पॉजिटिव और नेगेटिव में अलग हो जाते हैं तो जो पॉजिटिव प्लेट होती है एनोड, ये क्या करती है, नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट कर लेती है। पॉजिटिव प्लेट किसको खींचती है अपनी तरफ, नेगेटिव आयंस को। तो नेगेटिव आयंस कहां जाते हैं, सारे एनोड पर, और जो पॉजिटिव आयंस है वो कहां जाते हैं, सारे कैथोड पर। तो इसीलिए जो हमारा सेकंड स्टेप था वो क्या था, रिएक्शन एट एनोड। नेगेटिव आयंस कहां जाएंगे, एनोड पर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। बेटा बात समझ में आ रही है तो मेरे जुमले को कंप्लीट करना है, ठीक है। रिएक्शन कहां होगा, एनोड पर। नेगेटिव आयंस कहां पहुंचेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, एनोड पर, और वहां जाकर मैंने क्या बताया था, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, डिस्चार्ज होंगे। डिस्चार्ज का मतलब नेगेटिव अपना नेगेटिव खत्म करेगा, पॉजिटिव अपना पॉजिटिव खत्म करेगा। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव जाकर क्या करता था, इलेक्ट्रॉन लूज, और पॉजिटिव आयन जाके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन। कौन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये बात भी हम कर चुके हैं। क्लोराइड पर कितना चार्ज है, -1 का। लेकिन मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो नॉन मेटल्स हैं ये सारे डायटोमिक होते हैं कुछ के अलावा, तो इसलिए हमने इनकी इक्वेशन को कैसे समझाया था कि भाई 2 क्लोराइड आयन आएंगे, क्योंकि क्लोरीन किस फॉर्म में होता है, Cl2 की फॉर्म में। तो Cl2 बनाने के लिए, ये सारी बातें पिछली क्लास में हो चुकी हैं, इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूं कि Cl2 बनाने के लिए 2 क्लोराइड आयन की इक्वेशन हमने लिखी थी, और 2 क्लोराइड आयन के कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे, आप भी तो भड़बड़ के जवाब दे रहे थे, भूल गए ना, यही होता है रिवीजन ना करने की वजह से। तो 2 क्लोराइड आयन आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस। यहां पर भी क्लोराइड की इक्वेशन थी, सेम इक्वेशन थी, 2 क्लोराइड आयन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज के क्या बना लेंगे, क्लोरीन। समझाया क्या था मैंने कि हमेशा क्लोराइड की इक्वेशन यही रहेगी, 2 क्लोराइड आयन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेंगे, Cl। यहां ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, O2, और O2 के लिए भी कितने O चाहिए थे, O2 बनाने के लिए कितने O चाहिए, 2 ही O चाहिए। भाई घबराती क्यों, बोलो ना, O2 बनाने के लिए कितने O चाहिए, 2 ही O चाहिए। तो O2 के लिए मैंने इक्वेशन लिखी थी, उसमें भी 2O लिखा था कि 2 ऑक्साइड लगेंगे। अब एक ऑक्साइड पर चार्ज कितना था, -2 था, तो 2 ऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते, 4 इलेक्ट्रॉन, और क्या बना लेते, O2। इसी तरह नाइट्रोजन पर जब हम आए थे तो नाइट्रोजन भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, N2 की फॉर्म में। तो उसके लिए भी हमें कितने नाइट्रोजन चाहिए थे, 2। तो 2 नाइट्राइड आयन आएंगे, एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है एक्सेस में, 3। कैसे बचल रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज से, -3 चार्ज है, एक के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 के पास कितने हो गए, 6। तो 6 एक्सेस इलेक्ट्रॉन लूज किए थे और क्या बन गए थे, N2। ये सारे कहां हो रहे थे रिएक्शन, एनोड पर। उसके बाद फिर कैथोड पे कौन पहुंचा था, पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन ने जाकर क्या किया था वहां, इलेक्ट्रॉन गेन। तो Na पर एक पॉजिटिव था, तो वो जाकर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बन जाता है, Na। इसी तरह MgCl2 पर, Mg2 पर कितना पॉजिटिव था, 2, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जाकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Mg बन जाता है। एल्यूमिनियम पे कितना पॉजिटिव था,
3 पॉजिटिव। तो जागर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 3। और एल्यूमिनियम बन जाता है, क्योंकि सारे मेटल्स हैं तो ये डायटॉमिक नहीं होते, Al2 की फॉर्म में नहीं होते, या Na2 नहीं होता, या Ca2 नहीं होता, सिंगल होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं। इसी तरह यहां फिर से एल्यूमिनियम है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एल्यूमिनियम बन जाएगा। यहाँ मैग्नीशियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम मेटल बन जाएगा। हमें कैसे पता चल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? चार्ज देखकर। तो ये वाली इलेक्ट्रोलिसिस आपने लास्ट क्लास में सारी आपने ही मेरे साथ की थी, ठीक है जी, सैटरडे वाले दिन। तो ये था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मैं सिर्फ रिकॉल करने के लिए एक इलेक्ट्रोलिसिस दोबारा आपसे लिखवा लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है कैल्शियम ऑक्साइड की। किसकी? बोलो भाई। कैल्शियम ऑक्साइड। ऑनलाइन वाले तो मेरे ख्याल क्लास में सिर्फ तफरी करने के लिए आए। अरे भाई कुछ बोलते क्यों नहीं हो, गूंगे हो गया? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कैल्शियम ऑक्साइड। और मोल्टन कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का चार्ज है +2 और ऑक्सीजन का है -2। अब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैसे लिखते हैं, कितने स्टेप्स में लिखते हैं जैद? 3 स्टेप में। पहला स्टेप कौन सा होता है? ऑनलाइन वालों बोलो कुछ, पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप सर। आयोनाइजेशन होता है ना। जी। तो बोलते क्यों नहीं हो? रोमैसा तुम्हें क्लास नहीं लेनी, बाहर कर दूं क्लास से क्या? अब्दुल्ला निकाल लूं क्लास से आपको? हम लोग कोई न्यूप्लेक्स थोड़ी आए हुए हैं, कोई सिनेमा चल रहा है क्या, मूवी लगी हुई है क्या, कोई खामोशी देखना है, साइलेंस से देखना है? अरे बोलो भाई। तो आयोनाइजेशन में क्या होता है बेटा सिद्धरा? कैल्शियम ऑक्साइड में जो आइंस है उन्हें आपने सिंपली क्या करना होता है? सेपरेट। तो कैल्शियम का एक आइन अलग और ऑक्सीजन का एक आइन अलग, सिंपल यही गेम होती है, कोई मसला तो नहीं है इसमें। उसके बाद आ जाते हैं आयनाइजेशन के बाद क्या स्टेप आता है? रिएक्शन एट एनोड सर। एनोड। एनोड कैसा इलेक्ट्रोड है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन सा आइन पहुंचेगा? नेगेटिव आइन। कौन सा आइन पहुंचेगा भाई शामिर? नेगेटिव आइन। कौन सा है नेगेटिव आइन? ऑक्सीजन या कैल्शियम? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O या O2? O2। और O2 बनाने के लिए कितने ऑक्साइड चाहिए हमें? 2। तो इक्वेशन डायरेक्ट लिखेंगे, 2 ऑक्साइड आइन आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? एक 4। लूज करेगा तो 2 कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 4। और जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या बन जाएगी? O2 गैस, जो एनोड से बबल आउट होगी जी। कौन टू है? क्या लिखूं? क्या लिखूं बताओ? क्या लिख दिया मैंने? ऐसा क्या? ये 2O। क्या लिखूं उसको? अरे 2 क्यों बन गया? तुम यहाँ एक होता है इसलिए कह रहे हो? अरे नहीं मेरे भाई, मैंने पिछली क्लास में भी चीख चीख के बताया था कि यहाँ आयोनाइजेशन में क्या नंबर है उसमें मैटर नहीं करती है एक चीज, क्योंकि सोल्यूशन में तो असल में बहुत सारे ऑक्साइड है ना। जब कैल्शियम पूरे सोल्यूशन में क्या एक ही कैल्शियम ऑक्साइड है? नहीं ना, बहुत सारे आइंस हैं ऑक्साइड के। सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक यही होती है कि यहाँ जो नंबर लिखा है आप उसे कॉपी कर लेते हो। हालांकि लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था कि देखो यहाँ पर एक Cl था तो क्या यहाँ 2 Cl की इक्वेशन नहीं लिखी हमने? बिल्कुल लिखी है। या यहाँ पर Cl, यहाँ पर 3 Cl थे तो क्या यहाँ 3 Cl की इक्वेशन लिख दी है क्या? इक्वेशन किसकी लिखी है? 2 Cl की लिखी है। बिकॉज लॉजिक क्या है कि हमें 3 और 2 देख के डिसीजन थोड़ी लेना था, हमें डिसीजन लेना था कि क्लोरीन का Cl2 बनाना है। Cl2 बनाने के लिए हाउ मेनी क्लोराइड वी नीड? तो ये नंबर ऊपर से देख के थोड़ी कॉपी कर रहे हैं हम लोग। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही? बोलो। नहीं आ गई, आ गई याद नहीं, आ गई आ गई, ये वाला आ गई जी। तो दोबारा देखिए बेटा, आइंस को आपने क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। आइन सेपरेट होने के बाद जो नेगेटिव आइंस है वो कहां पहुंचते हैं? कहां पहुंचते हैं? एनोड पर। और एनोड पर पहुंचकर डिस्चार्ज होते हैं। अब ऑक्साइड जो है आप जानते हैं सिंगल ओ की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इट मींस हमें 2 ऑक्साइड्स की इक्वेशन लेनी होगी, क्योंकि O2 बनाना है ना। O2 बनाने के लिए वी नीड 2 ऑक्साइड, तो हमने 2 ऑक्साइड की इक्वेशन लिख दी सीधी सीधी। इस नंबर का ताल्लुक ऊपर वाले नंबर से नहीं है, वरना AlCl3 में तुम 3Cl की इक्वेशन लिखते ना। तुमने कितने लिखा है? 2Cl, बिकॉज क्लोरीन जब भी बनाना होगा Cl2 होगा। इट डजेंट मैटर कि ऊपर कितने क्लोराइड बन रहे हैं। ठीक हो गया? रिएक्शन दो दो करके होगा। अब आ जाओ रिएक्शन एट कैनोड के बाद क्या आ जाएगा बेटा बोलो? रिएक्शन एट कैथोड। शाइना मेरी क्लास में मौजूद भी हैं आप या नहीं है? जी सर जी। बेटा समझ में आ रहा है? आपके इनपुट देने से ही पता चलेगा मुझे, वरना तो ऐसा ना हो कि आप बोलेंगे पता नहीं सर क्या बोले जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। आप इनपुट दोगे तो समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है शाइना? जी सर। चले अब आ जाए, कौन पहुंचेगा कैथोड पे? कौन पहुंचेगा?
कैल्शियम आइन, और कैल्शियम आइन पर चार्ज कितना है बच्चों? +2। और कैल्शियम एक मेटल है, तो मेटल को डायटोमिक फॉर्म में तो नहीं होता, सिंगल होता है मेटल। आ जाओ, कैल्शियम क्या होता है? सिंगल होता है। तो कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करने या गेन करने? +2 इज शोज डेफिशिएंसी, तो इसका मतलब है गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? +2 का चार्ज है तो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल कन्वर्ट इनटू कैल्शियम मेटल। अब यहां पर हमें 2 कैल्शियम की इक्वेशन क्यों नहीं लिखनी पड़ी? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो सारे सिंगल एटम की फॉर्म में स्टेबल होते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, इसलिए उनके लिए हमेशा 2-2 वो ग्रुप से पता चल जाता है ना। रिडॉक्स पढ़ तो चुके हो बेटा, ग्रुप 1 का +1 है, ग्रुप 2 का +2 है, ग्रुप 3 का जो भी केमिकल ग्रुप 1 और 2 में वो मेमोराइज करने हो। जी जी, पीरियोडिक टेबल मिलेगा ना, वहां से देख लेना, देख के पता लग जाएगा। इज दैट क्लियर? एक और एग्जाम्पल, तुम लोगों के चेहरे और कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए एक और एग्जाम्पल, ठीक है ना? एक और एग्जाम्पल देख लें। जब पिछली क्लास में अच्छा खासा इनपुट आ रहा था, तुम लोग यही काम खराब करते हो। कोई रिवीजन नाम की चीज तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे सर पे मैं हंटर लेके खड़ा हूं, फिर इसका मतलब है मैं बड़ा होपफुल था कि आज मैं अभी ये आगे जाएंगे, अभी इतने दबे हुए चेहरे लग रहे हैं, पता नहीं सब भूल ही गए। ये इतना सारा काम करके गए थे यार पिछली क्लास। चलो अगला एग्जाम्पल देख लो रिवीजन के लिए। मैं कहता हूं भाई कोई यूनिक एग्जाम्पल ध्यान में आ जाए, अल्लाह करे। चलो ठीक है, ये देख लो, बेरियम आयोडाइड BaI2 की इलेक्ट्रोलिसिस। कोई फर्क नहीं पड़ता किस कंपाउंड की आ रही है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तरीका पता होना चाहिए। बेरियम ग्रुप 2 का है तो चार्ज कितना होगा? +2, और आयोडीन ग्रुप 7 का है तो -1। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अब अच्छा बोलते भी नो, कम बात बोल रहा हूं, बोलने से आता है बोल। अरे बोलो, गलत ही बोलो ताकि मैं करेक्ट तो करूं। पहला स्टेप क्या होगा? आयोनाइजेशन। ऑनलाइन में से आवाज आनी चाहिए। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग? आयंस को सेपरेट कर देते हैं। तो बेटा BaI2 को हम सेपरेट कर देंगे। मैं चाहता हूं गेट बाय हार्ट हो जाए, Ba+2 अलग और I- अलग। अब आयोडीन कितने थे? 2, तो यहां पर ये 2 लिख देंगे, क्योंकि आयोडीन यहां पर I2 था तो इसलिए हमने कहा था वो 2 शुरू में लिख देते हैं। ये होगा आयोनाइजेशन। इज दैट क्लियर? उसके बाद आ जाओ, आयोनाइजेशन के बाद कौन सा स्टेप आता है बोलो भाई? रिएक्शन एट एनोड। कैसा इलेक्ट्रोड है? पॉजिटिव। कौन सा आइन जाएगा वहां पर? नेगेटिव आइन कौन सा है? आयोडाइड है। अब आयोडाइड नॉन मेटल है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? मोनो या डाई? डायटोमिक फॉर्म। ऑल मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। तो इक्वेशन एक आई की नहीं लिखेंगे, कितने आई की लिखेंगे? 2। लेकिन ये 2 इसलिए नहीं लिख रहे कि ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये 2 इसलिए लिख रहे हैं कि आयोडीन डायटोमिक होता है। तो क्या इक्वेशन बनेगी बेटा? बोले कि 2 आए जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बना लेंगे? I2। 2 आए जाएंगे, हर आयोडाइड के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, तो जाकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और I2 बना लेंगे। जैसे दो Cl जाते थे और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 बनाते थे। ऑक्साइड 2 जाते थे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते थे, क्योंकि -2 का चार्ज कंटेन करते थे। क्या ये बात अभी समझ में आई? फिर कैथोड पे कौन जाएगा भाई? कैथोड पे कौन जाएगा भाई? बेरियम जाएगा। तो बेरियम को पहुंचा देते हैं। अब बताइए बेरियम की इक्वेशन क्या होगी? बेरियम पे चार्ज कितना है? +2। तो क्या करेगा ये? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा? गेन। ऊपर वाले ने लूज कर दिए, नीचे वाला गेन। याद रखो पहले लूज होगा तो गेन होगा ना, तो ऊपर वाले ने लूज किया, नीचे वाला क्या करेगा? गेन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा बोलो? Ba मेटल, बेरियम मेटल। और यहां पर हमें 2 बेरियम की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेटल्स कैन एग्जिस्ट इन सिंगल एटॉमिक स्टेट, मोनो एटॉमिक स्टेट में मेटल एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसकी जरूरत हमें यहां नहीं पड़ती। क्या ये बात समझे? यस सर। नॉन मेटल्स डायटोमिक फॉर्म में करते हैं। मैं बार बार हर चीज वाजे बता चुका हूं, ठीक है? मेरी ख्वाहिश ये कि फिंगर टिप पे आ जाए, लेकिन तुम लोग खुदा की कसम खा के बैठे हो कि भाई रिवीजन नहीं करना हमने अभी देखो 2-3 एग्जांपल में अभी ज्यादा रिफ्रेश हो जाएगा, लेकिन 2-3 एग्जांपल में रिफ्रेश करेंगे तो आगे का पढ़ेंगे। चलो अगला एग्जांपल देखो। अगला एग्जांपल तुम्हारे मुंह पे लगाने लगा हूं जोरदार, इधर देखो बेटा। अगला एग्जांपल जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ओहो, वो है
Na3P। Na आपको पता भी नहीं है क्या बल है, अरे पता होने का कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आपको उससे क्या वास्ता, क्या चीज है। आपको जो तरीका सिखाया गया है वो तो अप्लाई करना सब पे आसान है। अब आपको सिर्फ पता होना चाहिए कौन से ग्रुप का। Na ग्रुप 1 का है तो +1 चार्ज होगा, और फास्फोरस ग्रुप 5 का है तो -3 चार्ज होगा। अब आप शुरू कर लीजिए इसको। आयनाइजेशन पहला स्टेप क्या होगा? आयोनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या होगी? आयनाइजेशन की बोले, Na3P आयोनाइज होगा कैसे? Na प्लस अलग और P-3 अलग। अब Na कितने थे सिद्रा? 3 थे, तो इसके शुरू में क्या लगा देंगे? 3। इज दैट क्लियर? बहुत मुश्किल है भाई। उसके बाद क्या होगा? रिएक्शन एट एनोड। एनोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है? पॉजिटिव। कौन सा आइन पहुंचेगा? कौन सा है नेगेटिव आइन? नॉन नेगेटिव कौन सा है? फॉस्फोरस है। P-3 पहुंचेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अच्छा वैसे अब ये मैंने चूंकि सिलेबस से बाहर वाली एग्जांपल दे रहा हूं तो इसलिए कुछ नए नए एग्जांपल भी आ गई हैं। अब फॉस्फोरस के लिए याद रखना, वैसे तो ये आएगा नहीं तुम्हारे एग्जाम में, लेकिन अब चूंकि लिख दिया तो गलत तो नहीं लिखाऊंगा कि नॉन मेटल ज्यादातर क्या होते हैं? डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? डायट। लेकिन फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में होता है, यानी फॉस्फोरस अकेला नहीं होता, 4p4 की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? जैसे ऑक्सीजन O2 होता है, N2 होता है, नाइट्रोजन N2 होता है, हाइड्रोजन H2 होता है। इसी तरह अब यहाँ गलती से लिख दिया फॉस्फोरस, बाद में ख्याल आया कि आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन खैर इससे फर्क नहीं पड़ता। टेट्रा एटॉमिक P4 की फॉर्म में होता है। तो P4 बनाने के लिए कितने फॉस्फाइड चाहिए होंगे आपको? अबे फॉस्फाइड कितने चाहिए होंगे P4 बनाने के लिए? 4। तो यहां पर इक्वेशन कितनी आ जाएगी? 4 फॉस्फाइड की। अब एक फॉस्फाइड के पास कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 4 कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? और क्या बना लेंगे? P4। क्या बना लेंगे? P4। ये मैंने तुम्हें बता दी आधी बात, तो आधी बात लॉजिकली तुम कनेक्ट कर गए। आई बात समझ में? O2 जैसे बनता था, यहां फॉस्फोरस के लिए क्या बना दिया हमने? P4। ये तुम्हारे सिलेबस के कंटेंट से बाहर है, सही, ज्यादा चौड़ में हम फॉस्फोरस तक चले गए, लेकिन बात का लॉजिक अभी भी वही है कि जनाब अली इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? लूज हुए हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद कैथोड पे क्या जाएगा? बोलो बेटा। नेगेटिव आइन कौन जाएगा? Na जाएगा क्या 3Na जाएगा? Na। बार बार कह रहा हूं, ऊपर जो आयोनाइजेशन में नंबर है वो आगे इस्तेमाल नहीं होता। बोलो बेटा मुंह से, आयोनाइजेशन में नंबर आगे इस्तेमाल, उसको देखकर कोई नंबर नहीं लगा रहे हैं हम लोग। ये चीज अगर नहीं जहन में क्लियर होगी तो आप गलती कर जाओगे। तो क्या लिखेंगे? सिंपल एक Na की इक्वेशन लिखेंगे। तो एक Na को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? Na पे कितना चार्ज है? +1। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। क्या बना लेगा? सोडियम। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल, सिंपल हो गया। तो पूरा जो पिछली क्लास में पढ़ाया था, 3 एग्जांपल दोबारा से रिपीट कर दी उसी की। क्या माहिरा वागले तो नहीं है ये? फातिमा आप कहां से आ रही हो बेटा? कंप्यूटर से आ रही हो? आ जाओ जल्दी से, बातें नहीं करो बेटा। अभी कुछ रिकॉल हो गया या अभी भी कोई कसर बाकी है? बैग यहां रख दो। हाँ भाई अरहम वाहिदी याद आया कुछ? हाँ भाई माज जैद याद आ गया कि भाई 3 स्टेप की चेन थी। एक में हम आयंस को सेपरेट करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आयोनाइजेशन में जो नंबर है वो आगे नहीं इस्तेमाल हो रहा। हम जो आगे नंबर लगा रहे हैं उसकी लॉजिक डिफरेंट है। वो हम लगा रहे हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो डायटोमिक होते हैं, इसलिए 2 करके इक्वेशन लिख रहे हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि आयोनाइजेशन की इक्वेशन में 2 था या नहीं था। ठीक है, अभी कुछ आई है बात समझ में? चले बेटा, ये तो हो गई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब इसी की मैं तुम्हें एक एमसीक्यू ट्रिक भी बताता हूं। देखो ये तो हमने पेपर 2 वाला मॉडल सीखा है ना, कि पेपर 2 में अगर करने के लिए आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे। तो हमने पेपर 2 में करने के लिए सीखा कि हम इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। अच्छा एक बात और बता दूं कि नॉर्मली जब हम कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोड हमारे इनर्ट होते हैं। कैसे होते हैं? इनर्ट का मतलब क्या है कि केमिकली इलेक्ट्रोड खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, बस इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहा है। इलेक्ट्रोड सिर्फ कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं। नॉर्मली जब इलेक्ट्रोलिसिस हम ये जितनी भी कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रोड बाय नेचर कैसा होता है? इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या? यहां हमने इलेक्ट्रोड का कोई रिएक्शन लिखा नहीं, हमने इलेक्ट्रोलाइट के रिएक्शन लिखे कि ये आइन गया ये हुआ, ये आइन गया ये हुआ। इलेक्ट्रोड सिर्फ यहां पर क्या है? कंडक्टर है, कि जो करंट को क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है। ये बात आगे जाके दोबारा बताऊंगा, अभी के लिए जहन में आई इसलिए बता दी। मैंने क्या कहा? 3 स्टेप की वर्किंग है पेपर 2 के लिहाज से। किसके लिहाज से? पेपर 2। लेकिन ज्यादातर ये चैप्टर पेपर 2 से ज्यादा पेपर 1 में एमसीक्यू में आता है।
एमसीक्यू में एग्जैक्टली पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि फला चीज की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, बताइए कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा। फला चीज की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, बताइए एनोड पे प्रोडक्ट क्या होगा। अब यहां पर स्टेप बाय स्टेप में ऊट पटांग जवाब दे रहे हैं, तो डायरेक्टली पूछने पे तो और ऊट पटांग हो जाता है। तो आपका भाई आपके मुंह पे ट्रिक मारने लगा है। बड़ा सिंपल सी गेम है जनाब, एमसीक्यू ट्रिक। क्या ट्रिक है? सिंपल सी बात है, सिर्फ मैं बता दूंगा तो आपके लिए और आसान हो जाएगी। मिसाल के तौर पर बेटा NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, आपसे कहता है बताइए NaCl की सवाल आ रहा है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स एट कैथोड एंड एनोड। अब नॉर्मली आप सोचते हैं आयनाइजेशन करेंगे फिर यूं करेंगे वो करेंगे, सिंपल कर लेते हैं बेटा। निमोनिक क्या फॉलो हो रहा है? CA का, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, CA इज कैथोड एनोड। कंपाउंड का पहला पार्ट कैथोड पे मिलता है हमेशा और दूसरा पार्ट एनोड पे। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड का प्रोडक्ट क्या होगा, आप कहेंगे सोडियम, और एनोड का प्रोडक्ट क्या होगा? क्लोरीन गैस। क्लोराइड आइन होते हैं ना असल में, जो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? क्लोरीन गैस में। तो याद रखिए क्लोराइड आइन लिख के नहीं आ जाइएगा। जब हम कहेंगे मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, एग्जामिनर ने पूछा प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट का मतलब क्या है? कैथोड पे क्या फॉर्म होगा, एनोड पर क्या फॉर्म होगा, जाएगा क्या, ये नहीं, फॉर्म क्या होगा। जैसे सोडियम आइन जाते हैं, फॉर्म क्या होता है? सोडियम मेटल। क्लोराइड आइन जाते हैं और फॉर्म क्या करते हैं? क्लोरीन गैस। तो ये बात का ध्यान रखना कि तुम क्लोराइड आइन लिख के नहीं आ जाना। उसने पूछा प्रोडक्ट बताइए, तो मैंने क्या कहा? निमोनिक फॉलो कीजिए, पहला पार्ट सी पर मिलेगा, दूसरा पार्ट CA का निमोनिक। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि लेड क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, मैं आपसे पूछूं बताइए मुझे प्रोडक्ट क्या होंगे कैथोड एनोड पे, आप कहेंगे CA का निमोनिक। कैथोड पे क्या मिलेगा? लेड मेटल, लेड, और एनोड पे क्या मिलेगी? क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। मैं आपसे कहूं कि भाई एक मिनट बेटा, एक कॉपर सल्फाइड की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, क्या होगा कैथोड एनोड पे? आप कहेंगे CA का निमोनिक। कैथोड पे क्या मिलेगा? कॉपर मेटल, और एनोड पे सल्फर, एनोड पर सल्फर। मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है H2O की, चलो H2 फिलहाल छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है अल्लाह आपका भला करे Fe2O3 की। तो भाई बताइए कैथोड एनोड पे क्या प्रोडक्ट होंगे? एक तो आपने रिएक्शन लिखना सीखा ना अभी ऊपर, रिएक्शन लिखना भी तो सीखा है ना हमने कि भाई चार्ज पता होगा, हम आयनाइजेशन लिखेंगे और वो दो ऑक्सीजन की इक्वेशन लिखेंगे, वो लिखना आ गया है, ठीक है। नहीं तो उन्हीं इक्वेशंस की प्रैक्टिस करके रिकॉल कर लोगे। अब डायरेक्टली बताना है प्रोडक्ट एनोड पे कैथोड पे, तो CA का निमोनिक। कैथोड पे क्या मिलेगा? आयरन मेटल, और एनोड पे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। मैं आपसे कहता हूं भाई इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है Mg3N2 की, ज़ारा समान समझ में आ रहा है? सॉरी ज़ारा नदीम, समझ में आ रही है बात? जी। Mg3N2 की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो कैथोड पे क्या मिलेगा? मैग्नीशियम मेटल, एनोड पे क्या मिलेगी? नाइट्रोजन गैस। गैसेस सारी डायटोमिक होती है जी। इसी तरह अगला एग्जांपल देखें, मैं आपसे कहता हूं अल्लाह आपका भला करे, जिंक ऑक्साइड। कहते हैं मैं जिंक ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस में क्या प्रोडक्ट होंगे? कैथोड पे क्या मिलेगा? जिंक मेटल, और एनोड पे क्या मिलेगी? ऑक्सीजन गैस। क्या मुश्किल भाई, आंसर आ गया ना। अब अगर इसमें भी गलती हो तो अल्लाह ही पूछेगा तुम लोग, मेरी तुम लोगों को हाय लगेगी। क्या हो गया? ये डायरेक्टली कैथोड एनोड का प्रोडक्ट कैसे बताना है? सिंपल CA का निमोनिक फॉलो करना है। लेकिन ध्यान में रखना कि जब तुमसे उसने पूछा था कि आयरन और ऑक्सीजन Fe2O3 में क्या मिलेगा, तो तुम आयरन मेटल लिख के आओगे, ऑक्सीजन गैस लिखोगे। सिर्फ ऑक्सीजन लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस। जिंक, हाँ जिंक मेटल मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। लेकिन तुम्हें अब इसमें आसान हो गया या नहीं हुआ कि डायरेक्टली आप बता दोगे कैथोड एनोड पर क्या है? जी, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, नो एक्सेप्शन, नो। बस ये ऑलवेज याद रख लो मेरी माई बाप, ये याद रख लें भाई। स्टील, ये निमोनिक समझ में आ गया। अब तक मैंने क्या बात की, यहां से आगे स्टार्ट करना था, पहले आज ही उसमें डिस्कशन चली गई। तो हमने कहा इलेक्ट्रोलाइट जब सॉलिड होता है तो करंट कंडक्ट
इलेक्ट्रोलाइट जब सॉलिड होता है तो करंट कंडक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रोलाइट को जब आप मोल्टन स्टेट में ले जाएं या एक्वस में ले जाएं तो करंट कंडक्ट होता है। अब मोल्टन पर पहले बात शुरू की, तो मोल्टन में इलेक्ट्रोलाइट को जब आप मेल्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन अलग हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पे जाके डिस्चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज होते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं। इक्वेशन कैसे लिखनी है इसके ऊपर बात की, उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। अब मैंने कहा कि ज्यादातर एमसीक्यू में पूछता है, तो एमसीक्यू में आंसर करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एमसीक्यू में सीए का निमोनिक याद रखें। सीए का निमोनिक हमें क्या बताता है कि फर्स्ट पार्ट हमेशा कैथोड में मिलता है, सेकंड पार्ट कहां डिस्चार्ज होता है, एनोड। इज दैट क्लियर? अब मेरे बच्चे आज की नशिस्त पर जाते हैं, जो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी। मोल्टन कुछ डाइजेस्ट हो गया है ना, चले बेटा अब हेडिंग बनाइए। असल में एग्जाम में मोल्टन कभी कभी आता है, ज्यादातर क्या आता है, एक्वस, ठीक है जी। और क्यों आता है ये आप समझ ही जाओगे। तो अब हेडिंग बना लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। मुझे इनपुट चाहिए होगा आपका सबका, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला ज्यादा जो टॉपिक है वो एक्वस है, मोल्टन नहीं। और क्यों नहीं है अभी आप खुद ही समझ जाओगे। और लॉजिकली समझाऊंगा हर चीज इंशाल्लाह, सिर्फ रट्टा नहीं लगना है, लॉजिक क्लियर होनी चाहिए मेरे बच्चों। जब आप NaCl, लिसन केयरफुली, आपने इलेक्ट्रोलाइट की बात की, आपने कहा मोल्टन भी हो सकता है, एक्वस भी हो सकता है। मोल्टन का मतलब है अगर NaCl मोल्टन, मालूम हुआ कि NaCl को मेल्ट करना पड़ेगा, जो रफली 801 डिग्री पे जाके 801 डिग्री पे जाके मेल्ट होता है। आयोनिक कंपाउंड मजबूत होते हैं ना, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर मैं मेल्ट ना करूं, पानी में डाल दूं, तब भी क्या होगा, पानी में डालने का मतलब एक्वस सॉल्यूशन बन गया। मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब पानी में डालना नहीं था, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या था कि हीट देकर उसे मेल्ट करना। और एक्वस का मतलब क्या है कि उसी इलेक्ट्रोलाइट को आपने वाटर में डाल दिया। तो कौन सा प्रोसेस आसान हुआ, बोलिए भाई। NaCl को मेल्ट करना आसान प्रोसेस है या NaCl को पानी में डाल देना आसान प्रोसेस है, बोलो भाई। पानी में डाल देना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, प्रैक्टिकली, ये अगला एक्सट्रैक्शन में भी आएगा ये कॉन्सेप्ट, कि प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड बहुत रेयर होती है। जहां पर जरूरत पड़ जाए, मजबूरी हो तब, वरना अगर कोई भी अकलमंद इंसान होगा तो भाई वो मेल्ट करने की तरफ चला जाएगा क्या, 801 डिग्री टेम्परेचर क्रिएट करेगा या सीधा सीधा पानी में डालेगा, पानी। इट इज मच मोर फीजिबल। तो समझना, जब भी एग्जामिनर तुमसे फीजिबिलिटी पे क्वेश्चन करेगा तो कभी भी आंसर मोल्टन नहीं होगा, क्योंकि मोल्टन प्रोसेस फीजिबल नहीं होता, हाई एनर्जी कंजम्पशन है। एक्वस में सीधा पानी में डाला, प्रोसेस रेडी है होने के लिए, नंबर 1। तो सवाल यह है कि जब एक्वस फीजिबल ज्यादा है और मोल्टन नहीं है, तो फिर मोल्टन करते क्यों है। तो उसका आंसर तुम्हें ड्यूरिंग द डिस्कशन ही मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में, कि भाई एक्वस के साथ मोल्टन भी कभी कभी करना पड़ जाता है, लेकिन फीजिबल यूजुअली क्या होता है, हमेशा एक्वस। अब एक्वस और मोल्टन में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो। जब NaCl मोल्टन था, लिसन वेरी केयरफुली, जब NaCl मोल्टन था, आपने NaCl को मेल्ट किया था, तो आपका इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ Na आयन कंटेन करता था और सिर्फ Cl आयन कंटेन करता था। लेकिन जब आप किसी भी चीज को पानी में डाल देते हो, तो बेटा पानी में डालने पर एक तो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, जैसे Fe2O3 में Fe पॉजिटिव और O नेगेटिव, NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये तो इलेक्ट्रोलाइट के आयन है ना। लेकिन जब आपने वाटर में डाल दिया, तो बेटा वाटर में वाटर के H और OH भी आ जाते हैं। समझना, मोल्टन के मुकाबले में यहां पर क्या डिफरेंस पैदा हो जाता है, आखिर एक्वस अलग से क्यों पढ़ रहे हैं भाई, मोल्टन जैसी क्यों नहीं है। समझना कि जब आप किसी चीज को पानी में डालते हो, जब आप इलेक्ट्रोलाइट में वाटर ऐड कर देते हो, ये बन जाता है एक्वस। और वाटर ऐड करने से, अगर बहुत ज्यादा वाटर ऐड कर दिया है, तो इट बिकम्स डाइल्यूट एक्वस, ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल एक्वस। और अगर वाटर बहुत ज्यादा ऐड नहीं किया है, थोड़ा सा ऐड किया है, तो इट बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन समझनी है। देखो, मोल्टन वाज क्वाइट सिंपल, आपने इलेक्ट्रोलाइट को मेल्ट किया, बस काम किया। लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए। इज दैट क्लियर? लेकिन एक्वस में आ जाए तो प्रोसेस फीजिबल है काफी, क्योंकि सिर्फ पानी में डालना है। अब पानी में डालने पर भी दो कंडीशंस बन सकती हैं। अगर पानी बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रोलाइट कम है, जैसे अगर मान लीजिए एक ग्लास में, गला बस अब जवाब दे रहे हैं, हेलो रे क्या
आए है, आए है, अल्लाह आपको जल्दी दूसरी तीसरी बीवी दे। हाँ हाँ, कॉफी बनाई है। बहरहाल तो मैं बता ही रहा था कि भाई डाइल्यूट भी हो सकता है, जो जैसे एक गिलास पानी, अब एक गिलास पानी में अगर 1 चम्मच नमक है और दूसरी जगह एक गिलास पानी में 10 चम्मच नमक के हैं, तो आप समझ सकते हो कि पहली एग्जाम्पल में नमक कम है, पानी बहुत ज्यादा है, और दूसरी एग्जाम्पल में पानी उतना नहीं है, नमक उसमें बहुत ज्यादा। तो ये फर्क होता है डाइल्यूट और एक्वस में। डाइल्यूट का मतलब है पानी ज्यादा है और इलेक्ट्रोलाइट कम है, और कॉन्सेंट्रेट का मतलब है कि पानी की क्वांटिटी बहुत कम है और इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा। बाहर समझना क्या है, समझना यह है कि जब भी आप पानी डालोगे, मैं मिसाल के तौर पे NaCl था, देखो जब तक NaCl मोल्टन था ना, समझना बच्चे, जब तक NaCl मोल्टन हम इस्तेमाल कर रहे थे तो सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ Na आइन था और क्लोराइड आइन था। डू यू अग्री? लेकिन जब मैं यही NaCl को पानी में डाल दूंगा तो अब Na आइंस और Cl आइंस तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ वाटर के H और OH आइंस भी होंगे। वाटर के H और, चाहे डाइल्यूट की बात करें या कॉन्सेंट्रेटेड की बात करें, चाहे डाइल्यूट की बात करें या कॉन्सेंट्रेटेड की बात करें, पहले समझना क्या है कि एक्वस में डिफरेंस मेकर क्या है, कि पहले एक ही टाइप का पॉजिटिव आइन था, एक ही टाइप का नेगेटिव आइन था, लेकिन जब वाटर में डाला तो वाटर का H भी आ गया साथ और वाटर का OH भी आ गया। इस वजह से अब एक ही सोल्यूशन में 2 पॉजिटिव आइन है और 2 नेगेटिव आइन है। भाई NaCl को पानी में डाला तो एक Na का पॉजिटिव आइन है और दूसरा H का पॉजिटिव आइन है। इसी तरह क्लोराइड का नेगेटिव आइन है, दूसरी तरफ OH का नेगेटिव आइन है। बात समझ में आ रही है? तो अब पहले क्या होता था, एक ही पॉजिटिव आइन होता था, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे चला जाता था। एक ही नेगेटिव आइन होता था, वो समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? एक ही नेगेटिव आइन होता था पहले, तो वो पॉजिटिव पे जाता था और एक पॉजिटिव कहां चला जाता था, नेगेटिव पर। लेकिन अब तो एक से ज्यादा पॉजिटिव है, एक से ज्यादा नेगेटिव है, तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन जाएगा, क्या दोनों जाएंगे या कोई एक जाएगा? बेटा सवाल समझ में आ रहा है कि भाई अब क्वेश्चन क्या है कि अगर 2 पॉजिटिव आइन आ गए हैं, क्या दोनों चले जाएंगे नेगेटिव की तरफ, या 2 नेगेटिव है तो क्या दोनों पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे? नहीं बेटा, अब यहां होगा कंपटीशन। क्या होगा? और कंपटीशन जो जीतेगा वो जाएगा। Na और H के दरमियान क्या होगा? कंपटीशन। Cl और OH के दरमियान क्या होगा? कंपटीशन। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जब एक से ज्यादा नेगेटिव है तो नेगेटिव आइंस में से कंपटीशन होगा, कौन जाएगा डिस्चार्ज होने के लिए। पॉजिटिव में भी कंपटीशन होगा। तो डिफरेंस मेकर क्या है? मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में कंपटीशन नहीं था, क्योंकि एक ही टाइप का पॉजिटिव आइन था, एक ही टाइप का नेगेटिव आइन था। लेकिन एक्वस में 2 टाइप के पॉजिटिव आइन आ गए हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट का और एक वाटर का। नेगेटिव भी 2 टाइप के हो गए, एक इलेक्ट्रोलाइट का और एक वाटर का OH। इसलिए कंपटीशन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब जो कंपटीशन जीतेगा वो डिस्चार्ज होगा, दूसरा डिस्चार्ज। अब सवाल पैदा होता है हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कंपटीशन जीतेगा? तो भाई बताएगा आपका। मेरे बच्चे पहले यहां तक बात समझ में आई कि एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिक डिफरेंस मोल्टन से क्या है? जी जारा, शाइना, उमर, अब्दुल्ला, रुमैसा। जी सर, आ गई समझ। जारा तुमने तो स्कूल में पढ़ा हुआ भी है ना ये? जी सर। तो सही पढ़ा रहा हूं मैं? जी। रुमैसा तुम्हें समझ में आ रही है बात? जी सर। चलो बेटा अब समझो। अब सवाल ये है कि दोनों पॉजिटिव में से कौन डिस्चार्ज होगा, दोनों नेगेटिव में से कौन डिस्चार्ज होगा? बेटा इसका आंसर है डिस्चार्ज सीरीज। इसका आंसर क्या है? अब यहां पर आपको मैं बताने जा रहा हूं, लिखवाने जा रहा हूं एक केमिकल सीरीज जिसे हम डिस्चार्ज सीरीज कहते हैं। और आप ये फैसला कि कंपटीशन कौन जीतेगा ये किसको देख कर लेंगे? डिस्चार्ज सीरीज को देख कर लेंगे। ठीक है जी, आए मेरे साथ डिस्चार्ज सीरीज लिख लें। कंपटीशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? ठीक है, डिस्चार्ज सीरीज लिखें बेटा मेरे साथ। ये डिस्चार्ज सीरीज में उतनी ही लिख रहा हूं जितनी आपके सिलेबस में है, वरना असल में से बहुत बड़ी है। ठीक है, लिखेंगे बेटा। बता रहे हैं बेटा, लिख दो।
बता रहा हूँ। बेटा ये डिस्चार्ज सीरीज है और हमें ये मालूम करना, हमें पता होना चाहिए एज वी मूव डाउन, लिसन केयरफुली, एज वी मूव डाउन डिस्चार्ज बिकम्स इजी, एज वी मूव डाउन डिस्चार्ज बिकम्स इजी। यानी इस सीरीज के, ये मैंने कहा कंप्लीट नहीं, जितनी बुक में उतनी है, ठीक है। इस सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे डिफिकल्ट डिस्चार्ज किसका है? पोटेशियम का। इस सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे डिफिकल्ट डिस्चार्ज किसका है? पोटेशियम का। और सबसे इजी डिस्चार्ज किसका है? गोल्ड का। ठीक है, एज वी मूव डाउन डिस्चार्ज बिकम्स इजी, एज वी मूव डाउन लिख देते हैं बेटा, एज वी मूव डाउन डिस्चार्ज बिकम्स इजी। अब यहां पर इतने सारे एलिमेंट्स जो हैं, इतने सारे एलिमेंट्स में अब जाहिर है सीक्वेंस आगे पीछे इसमें नहीं कर सकते। सीक्वेंस आगे पीछे करेंगे तो जाहिर है आंसर ही गलत हो जाएगा। तो समझना यह है कि इस सीक्वेंस को, इतनी लंबी सीक्वेंस को याद रखने के लिए हमारे पास मल्टीपल निमोनिक्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं सीक्वेंस को याद रखने के लिए। हर टीचर आपको कोई ना कोई निमोनिक जरूर बता देता है ताकि ये याद रहे, वरना आगे पीछे कर लोगे। तो हम भी आपको एक निमोनिक लिखवा देते हैं, प्लीज जल्दी से लिख लीजिए। प्लीज stop calling me a cute zebra. I like her calling me sweet goat. ठीक है जी, ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाला गोट है। ठीक है, तो बेटा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। इसमें ध्यान में रखें कि C 3 बार आ रहा है, एक बार कैल्शियम का है, एक बार कार्बन का है और आखिर में कॉपर का है। और M 2 बार आ रहा है, एक बार मैग्नीशियम का है और आखिर में मर्क्यूरी का है। तो इस निमोनिक के थ्रू क्या आप आसानी से याद रख सकते हैं सीरीज को? बिल्कुल याद रख सकते हैं। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट भाई क्या नाम है बच्ची, रोमैसा, कुछ समझ में भी आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? जी जी सर, आ रहा है। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को, सिद्धार्थ नहीं आ रही बस समझ, जब तो इसीलिए आ रही है ना कि आपने किया हुआ, मैं तो पता नहीं क्या समझा रहा हूं। इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करते हैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट की, तो डिफरेंस कहां आ रहा है कॉन्सेप्ट में कि मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में वी हैव ओनली वन टाइप ऑफ पॉजिटिव आयन एंड वन टाइप ऑफ नेगेटिव आयन, बट व्हेन वी यूज एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस तो वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ वाटर का H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी है, जिसकी वजह से वी हैव टू टाइप्स ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड टू टाइप्स ऑफ नेगेटिव आयंस। एंड देयरफॉर यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है किसका? कंपटीशन का। और जो कंपेटिटिव आयंस में उनमें से कौन डिस्चार्ज होगा? जिसका डिस्चार्ज इजी है। और कैसे फैसला होगा डिस्चार्ज इजी का? अकॉर्डिंग टू दिस डिस्चार्ज सीरीज। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये तो पॉजिटिव आयन की हो गई, लेकिन जाहिर है इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी है। तो नेगेटिव आयन की क्या होगी ये भी लिख लें साथ साथ। पॉजिटिव आयन की नोट कर लिए सबने? जल्दी करो बेटा। जल्दी जल्दी करें, शाबाश। हाँ, तो उससे अच्छा है ना, याद हो जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन हो रहे हैं।
जी। अब नेगेटिव आइन की भी लिखवा दूं जल्दी से। नेगेटिव आइन की छोटी सी है बेटा, देखें नेगेटिव आइन है बेटा सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड OH। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड OH। ठीक है, छोटी सी सीरीज है और इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, एज वी मूव डाउन डिस्चार्ज बिकम्स इजी। सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड OH। तो मेरे भाइयों नोट कर लिया पहले? ये छोटा सा है, आपको यार इसमें क्या है भाई, तीन तो वही है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है ना, उससे ऊपर दो हैं और उससे नीचे एक, तीन दरमियान में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऊपर सल्फेट, नाइट्रेट, नीचे हाइड्रोक्साइड OH। टोटल 6 जो आपको याद रखने। उमर रेहान बात समझ में आ रही है बेटा? अब्दुल्ला अशफाक? यस सर। चले, अब मेरे भाई जब आपने डिस्चार्ज सीरीज लिख ली तो सर ने क्या बताया है कि भाई फैसला जो है इलेक्ट्रोलिसिस में एक्वस जब आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन आ जाता है, तो अब हम डिसीजन कैसे लेते हैं? इस डिस्चार्ज सीरीज को देखकर। जिस आयन का डिस्चार्ज इजी है वो डिस्चार्ज होगा। यानी कि अब आ जाओ वापस, हम बात कर रहे थे NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की, NaCl एक्वस, ठीक है जी, NaCl सिंपल एक्वस की बात हो रही है, तवज्जो रखिएगा। तो जब आपने NaCl सिंपल एक्वस की बात की तो हमने कहा इसमें Na आइन भी है और Cl आइन भी है जी, और वाटर का H भी है और OH भी है, ठीक है जी। अब मुझे बताइए सोडियम और हाइड्रोजन में से क्या, किसका डिस्चार्ज इजी है? हाइड्रोजन का। सोडियम हाइड्रोजन में से किसका डिस्चार्ज इजी है? हाइड्रोजन का। और क्लोराइड और OH में से किसका डिस्चार्ज इजी है? देख के बताइए। OH का। क्लोराइड और OH में से किसका डिस्चार्ज इजी है बेटा? OH का। तो मालूम हुआ कि जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पर हमें H आइन डिस्चार्ज होते हुए नजर आएंगे और एनोड पर OH आइन। सोडियम और क्लोराइड आइन डिस्चार्ज नहीं होंगे बिकॉज ऑफ देयर डिफिकल्ट डिस्चार्ज। यानी अगर हम प्रोसेस लिखना चाहें तो प्रोसेस में कितने स्टेप होते हैं जल्दी बताओ? 3। पहला स्टेप क्या होगा? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में अब यहां पर पहला डिफरेंस आ जाएगा, आयोनाइजेशन में हम दोनों इक्वेशंस लिखेंगे, वाटर की भी लिखेंगे और NaCl की भी लिखेंगे, क्योंकि आइंस तो दोनों के फॉर्म हो रहे हैं ना। एक मिनट होल्ड करना। हेलो अस्सलाम जी। नहीं मैं तो 11 तक आऊंगा घर, बोले। हाँ फिर 1 पीस में होगा, 1 पीस होगा। अरे तो भाई उसको फिर ऊंचा कराने का कोई इंतजाम नहीं कर सकते? कोई इस पे कोई और जुगाड़ हो सकती है? नहीं हो सकती है? हाँ ठीक, हाँ ठीक है, ओके। अच्छा बेटा, तो यहाँ क्या होगा? आयोनाइजेशन में आप दोनों की इक्वेशन लिखोगे इस तरह कि भाई NaCl आयोनाइज हो गया, क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आइन, और वाटर क्या बनाएगा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। नाउ जब दोनों आइंस बन गए तो अब कंपैटिटिव डिस्चार्ज आ गया। अब आ जाता है रिएक्शन एट एनोड। अब हमें डिस्चार्ज सीरीज ने बता दिया कि एनोड पर कौन जाएगा? क्लोराइड नहीं जाएगा, बल्कि कौन जाएगा? OH जाएगा। अब बेटा OH की इक्वेशन रट्टा लगा लो। रट्टा क्यों लगा लो? क्योंकि OH की मैंने बताया इक्वेशन क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। OH जब डिस्चार्ज होता है, लिसन वेरी केयरफुली, जब OH नेगेटिव आइन डिस्चार्ज के लिए जाता है, वही खड़ी रहोगे, OH नेगेटिव आइन जब डिस्चार्ज के लिए जाता है तो इक्वेशन समझना बेटा, OH की इक्वेशन हमेशा 4OH करके लिखोगे तो समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि देखो जब OH आइन डिस्चार्ज होता है तो एक OH पर एक नेगेटिव है, 4 OH की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा,
आउट ऑफ दीज 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन मिलकर बना लेते हैं O2 और बाकी 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं वाटर। दिस इज द फिक्स्ड इक्वेशन फॉर हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज। जब हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज होता है, तो अक्सर बच्चों को लगता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बनेंगे, विच इज नॉट करेक्ट। जब हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज होते हैं तो प्रोडक्ट सिर्फ ऑक्सीजन गैस होती है। प्रोडक्ट क्या होती है? सिर्फ ऑक्सीजन गैस। अब तुम बस इतनी बात याद रखना कि हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन 4OH से लिखनी है, फिर समझ में आ जाएगा। 4OH कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 4, ये तुमने लिख दिया। फिर अब तुम्हें पता है कि इसमें प्रोडक्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा? ऑक्सीजन। तो आपने आउट ऑफ दीज 4O, 2O से क्या बना दी? ऑक्सीजन। अब क्या बचा पीछे? 2O बचे और 4H बचे, तो 4H और 2O मिलकर क्या बना लेते हैं? 2 वाटर। तो इस तरह से ये इक्वेशन पूरी होती है। ये इक्वेशन अभी पहली दफा आई है, इसलिए थोड़ा सा यूनिक लग रही होगी। क्या समझा हमने? क्लोराइड OH 2 नेगेटिव आयन थे, दोनों में से किसी एक को डिस्चार्ज होना था। अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज सीरीज हमें क्या समझ में आया? OH का डिस्चार्ज इजी है, OH डिस्चार्ज हुआ। अब OH की डिस्चार्ज इक्वेशन तुम्हारे लिए नई है, और वो क्या है देख लीजिए कि OH में जब भी डिस्चार्ज इक्वेशन लिखेंगे तो 4OH करके लिखेंगे, ताकि याद रहे। कैसे है? 4OH जब लिखा आपने, 4OH 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, ये लिख दिया आपने। फिर इसमें प्रोडक्ट O2 बनता है, ऑक्सीजन बनती है, तो 2 ऑक्सीजन आउट ऑफ दीज 4 O2 बनाए गए। और फिर बचा क्या पीछे? 2 ऑक्सीजन बचे और 4 हाइड्रोजन बचे, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 वाटर, फिर बकिया 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन 1 और वाटर, तो 2 वाटर बनेंगे। OH जब भी डिस्चार्ज होगा यही इक्वेशन लिखी जाएगी, और हमेशा याद रखिएगा OH के डिस्चार्ज में ऑक्सीजन इज द प्रोडक्ट, हाइड्रोजन प्रोडक्ट नहीं होता। हाँ, ये फिक्स्ड है, वरना बैलेंस नहीं होगा। एनोड तो पॉजिटिव होता है भाई, क्या हो गया? क्या नींद में तुम लोग क्लास ले रहे हो? अब कैथोड पे कौन पहुंचेगा? अभी क्या फैसला हुआ था? कैथोड पे कौन पहुंचेगा? हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन H होता है या H2 होता है? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, हाइड्रोजन क्या होता है? H2। तो H2 का मतलब कितने H आयन चाहिए होंगे हमें? 2 H आयन। 2 H आयन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और क्या बना लेंगे बेटा? H2 गैस। क्या बना लेंगे? H2 गैस। इज दैट क्लियर? 2 हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है? H2 की फॉर्म में होता है ना, डायटोमिक फॉर्म में होता है। तो 2 हाइड्रोजन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। 2 हाइड्रोजन आयन जाएंगे और जाकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। जी जी बेटा, आप अपनी जरा बातें और डिस्ट्रैक्शन तो खत्म करें ना। देखिए फिर समझ लीजिए, अभी भी इलेक्ट्रोलिसिस हमने 3 ही स्टेप में लिखी है। कॉन्सेप्ट में थोड़ी चीजें ऐड हो गई। क्या चीज ऐड हो गई? कि पहले जब हम मोल्टन करते थे तो वी ओनली हैड 1 टाइप ऑफ पॉजिटिव एंड 1 टाइप ऑफ नेगेटिव आयन। ठीक है जी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सब्सटेंस में क्या हुआ कि अलोंग विद द इलेक्ट्रोलाइट आयन हमारे पास वाटर का पॉजिटिव और नेगेटिव भी आ गया। अब इसमें जो नॉर्मल एक्वस का केस है, डाइल्यूट एक्वस, यहां पर हमने क्या किया? कंपटीशन शुरू हो गया, और कंपटीशन जो जीतेगा, जिसका डिस्चार्ज इजी होगा, वो डिस्चार्ज होगा। हमें कैसे पता चलेगा? एज पर द डिस्चार्ज सीरीज। तो हमने NaCl की एग्जांपल में देखा कि Na और H में से किसका डिस्चार्ज इजी है? H का। और Cl और OH में से किसका डिस्चार्ज इजी है? OH का। तो हमने पहले से फैसला कर लिया कि इसमें ये Cl, H और OH ने डिस्चार्ज होना है। ठीक है। अब हमने प्रोसेस लिखना था 3 स्टेप में। पहला स्टेप था आयोनाइजेशन। क्योंकि इसमें 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसलिए दोनों की इक्वेशन लिखी जाएगी। NaCl की इक्वेशन में Na और Cl अलग हो गया, और वाटर की इक्वेशन में H और OH अलग हो गया। आयोनाइजेशन की इक्वेशन समझ में आ गई। नाउ वी नो कि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग OH इज गोइंग टू डिस्चार्ज एट एनोड। तो OH की इक्वेशन क्या है? हमेशा 4 हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन लिखेंगे, जिसमें ऑक्सीजन प्रोडक्ट बनेगा एट एनोड। उसके बाद कैथोड पे कौन जाएगा? सोडियम नहीं जा रहा। कौन जा रहा है? हाइड्रोजन आयन जा रहा है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन आयन जाएगा, और हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में होता है? H2 की फॉर्म में। तो टू फॉर्म H2 हाउ मेनी हाइड्रोजन आयंस वी नीड? 2। तो 2 H आयंस की इक्वेशन लिखी, जिन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए? क्योंकि एक H पर कितना चार्ज था? +1। तो 2 H मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और H2 बना रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो मेरे बच्चे, अगर आप MCQ ट्रिक के हिसाब से पूछें डायरेक्टली, तो Ca का निमोनिक अप्लाई करेंगे, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। एनोड पर क्या मिलेगी? क्यों? बिकॉज वी नो कि OH जब डिस्चार्ज होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सीजन। यहां पर आप प्रोडक्ट OH नहीं लिख दोगे, प्रोडक्ट क्या लिखोगे? ऑक्सीजन गैस। लेकिन अगर प्रोसेस लिखने के लिए कहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये बात समझना जरूरी था। एक और एग्जांपल देखें जल्दी से। फिक्स्ड। अब लेड क्लोराइड ले लिया हमने एक्वस। ठीक है जी, लेड क्लोराइड Pb+2 और Cl-। एक्वस ले लिया। जब मोल्टन, अच्छा पहले मोल्टन लेते थे क्या करते थे?
सी और ए का निमोनिक था सिंपल। हाँ भाई, मोल्टन में सीधा सीधा सी ए का निमोनिक था। बोलो, कैथोड पे क्या मिलता था? कैथोड पे क्या मिलता था? लेड, और एनोड पे क्लोरीन गैस। अब इसी जगह पर हमने लेड क्लोराइड क्या ले लिया? एक्वस ले लिया। क्या ले लिया भाई? तो यहां हमारी इक्वेशन में क्या ऐड हो गया? एच और। अब जब इक्वेशन में एच ओ एच ऐड हुआ तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज आ गया। अब बताइए लेड और एच में से क्या डिस्चार्ज होगा? ऑनलाइन वालों, लेड और एच, ओएच में से क्या डिस्चार्ज होगा? हाइड्रोजन। एच। और सीएल और ओएच में से क्या डिस्चार्ज होगा? ओएच, एज पर द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। ठीक है जी, कैथोड और एनोड। तो अब प्रोसेस लिखिए। प्रोसेस में पहले लिखेंगे आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन में दोनों आएंगे, लेड क्लोराइड की आयोनाइजेशन भी आएगी और वाटर की आयोनाइजेशन भी आएगी। लेड क्लोराइड आयोनाइज होगा, क्या हो जाएगा? Pb+2 Cl माइनस, और ये 2 शुरू में आ जाएगा। और वाटर की आयोनाइजेशन क्या होगी? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। उसके बाद रिएक्शन क्या आ जाता है? एट एनोड। कौन पहुंचेगा एनोड पर? कौन पहुंचेगा एनोड पर? OH। OH की क्या होती है? 4OH नेगेटिव गिव 4 इलेक्ट्रॉन, O2 एंड 2 वाटर। और एनोड पे क्या, कैथोड पे क्या पहुंच रहा है? H। H की इक्वेशन क्या होती है? हाँ जी बोलो। ये डिस्चार्ज सीरीज में OH is the easiest to get discharged, so it's almost यस। अब अगर गौर करना शुरू किया तो आपको समझ में आएगा नेगेटिव में हमेशा OH ही डिस्चार्ज होगा, क्योंकि OH का डिस्चार्ज सबसे इजी है। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो। मैं आपसे कहता हूं कॉपर, लेको बेटा एक और एग्जांपल देखो मेरा बच्चा। मैं आपसे कहता हूं, अरे छोड़ इसको, देखो ऊपर देख लेंगे। मैं आपसे कहता हूं कॉपर क्लोराइड, एग्जांपल आ गई किसकी? कॉपर क्लोराइड की। अगर मोल्टन होती थी तो मोल्टन में तो सीधा सीधा था ना, इस पर Ca का निमोनिक लग जाता है, कैथोड पे कॉपर मेटल मिलेगा, एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगी। ये चीज होती थी कहां पर? मोल्टन में। अब अगर यही कॉपर क्लोराइड हमने क्या ले लिया है? बोलो, एक्वस ले लिया है, तो इक्वेशन में क्या ऐड हो गया हमारा? H और OH। अब एज पर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, Ca का निमोनिक तो अभी भी है, लेकिन प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज क्या बताता है? कॉपर और हाइड्रोजन में से क्या डिस्चार्ज होगा? बोलो, कॉपर। तो हमेशा हाइड्रोजन नहीं होगा, कॉपर आ गया यहाँ पर। और क्लोरीन और OH, क्लोराइड और OH में से अभी भी क्या डिस्चार्ज होगा? OH। यस और नो? यस सर। क्या कहते हो? ऐसा ही होगा ना? अब आ जाओ प्रोसेस लिख लो। अगर एग्जाम में कहता है प्रोसेस लिखो, लिख के दिखा दूं, कोई मसला थोड़ी है। आपने लिखा कॉपर क्लोराइड की आयनाइजेशन और वाटर की, दोनों की आयनाइजेशन लिखी जाएगी। कॉपर की आयनाइजेशन में कॉपर +2 अलग हुआ, Cl-1 अलग हुआ। वाटर की क्या होगी? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। फिर रिएक्शन कहां होता है? एट एनोड। एनोड पे कौन जा रहा है? एनोड पे कौन जा रहा है? क्लोराइड या OH? एनोड पे इनमें से क्या डिस्चार्ज हो रहा है? OH। तो OH की इक्वेशन बताइए क्या होगी? 4OH gives 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 प्लस 2H2O। और कैथोड पे कौन जा रहा है? कॉपर या हाइड्रोजन? कॉपर। कॉपर पे कितना चार्ज है? +2। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाएगा? डायरेक्टली बताना हो तो आपने बताया कैथोड पे कॉपर मेटल मिलेगा, एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलेगी। सिंपल। अब डायरेक्ट एमसीक्यू आंसर करो। डायरेक्ट एमसीक्यू आंसर करो। देखो, सिल्वर ब्रोमाइड मोल्टन, बताओ कैथोड एनोड के प्रोडक्ट क्या होंगे? तो क्या निमोनिक है? सी और ए का निमोनिक। सिल्वर पे क्या, कैथोड पे क्या मिलेगा? और एनोड पे ब्रोमीन गैस। एनोड पर। अब अगर यही सिल्वर ब्रोमाइड एक्वस हो जाए फिर बताओ, तो साथ इसके HOH तुम्हारे चर्चा लिखेंगे क्या? HOH आ गए, निमोनिक अभी भी वही Ca और A का है, लेकिन आपने डिस्चार्ज सीरीज देखनी है। तो सिल्वर और हाइड्रोजन में किसका डिस्चार्ज इजी है? सिल्वर। और ब्रोमीन OH में से OH। तो आपको क्या मिलेगा? कैथोड पर सिल्वर मेटल और एनोड पर ऑक्सीजन गैस। एनोड पर ऑक्सीजन। अगला एग्जांपल देखो। मैं कहता हूं भाई जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक मोल्टन, मोल्टन जिंक हाइड्रोक्साइड लेने, सीधा सीधा निमोनिक Ca का लगेगा। कैथोड पे क्या मिलेगा? जिंक मेटल और एनोड पर
ऑक्सीजन गैस। OH जब डिस्चार्ज होता है क्या मिलता है? ऑक्सीजन गैस। तो एनोड पे क्या मिलेगी? अरे बोलते क्यों नहीं हो ऑनलाइन वालों? यहाँ पर ऑक्सीजन जिंक गैस। मेटल और ऑक्सीजन गैस। यही कंपाउंड जब हम एक्वस में ले लेंगे, जिंक हाइड्रोक्साइड एक्वस में, तो इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा? H और OH। अब बताइए जिंक और H में से क्या डिस्चार्ज होगा? हाइड्रोजन होगा, और H। OH तो है ही, नेगेटिव दोनों ही OH है। नेगेटिव दोनों क्या है? OH है। यस और नो? तो इसका मतलब है यस। कैथोड पर हमें हाइड्रोजन मिलेगी और एनोड पर एनोड। ऑक्सीजन। क्या ख्याल है भाई? OH ही है ना दोनों जगह पर, कोई मसला? जी रुमैसा, शाइना, अब्दुल्ला, उमर रेहान, कुछ समझ में आया? जी सर। जी सर। नहीं आ रहा तुम्हें समझ में? तुम सिर्फ आ रहा है, बस जब मैं बोलना होता है तुम एकदम हवाइयां तुम्हारी उड़ जाती हैं, तुम कुछ नहीं बोलती। जी सिद्रा जाहिद। अबे भाई जो भी हो, पता चल गया ना, आपसे बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ भाई माज बाजवा। क्या चाह रही हो तुम? यार ये तुम अभी कंसेक्यूटिव 2 वीक से चल रही है। अगर इतनी तुमने लॉसेस करने के बाद कंपटीशन जीता नहीं ना, तो तुम्हें छित्तर लगाऊंगा। है इतने कंपटीशन की तैयारी तुम कर रही हो, और अगर कंपटीशन में अगर तुम रनर अप भी आई हो ना, तुम्हारे जूते पक्के हैं तुम्हारे। अब्बा कहाँ जा रहे हैं तुम्हारे? अब्बा कहाँ जा रहे हैं? खैरियत है सब? इंस्पायर का नया कैंपस खोले तो नहीं जाते? बेटा कुछ बात डाइजेस्ट हुई है यहां तक या नहीं हुई है? हो गई है डाइजेस्ट? तो खुलासा क्या हुआ? मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस और एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस में कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं, सिर्फ HOH की क्या हो जाती है? एडिशन, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट हो जाता है कंपटीशन का। कंपटीशन वो जीतता है जिसका डिस्चार्ज इजी होता है, बस। ठीक है? सिंपल है, बस प्रैक्टिस चाहिए। सिंपल ही है भाई। आप असल में प्रैक्टिस और रिवीजन का नाम आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं, तो जब अगले सेशन में मिलते हैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। फिर आधा टाइम पुराना याद दिलाने में लगता है और आधा टाइम नया पढ़ाने में लगता है। एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो एक्वस जो है उसमें मैंने लिखा था कि एक है सिंपल एक्वस, तो इस वक्त हम जो बात कर रहे थे वो सारी थी सिंपल एक्वस की। ठीक है, अब इसके बाद एक और केस आ जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस का। ये चूंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा साथ करने में, इसलिए अभी नहीं करा रहा। सैटरडे कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस से ही शुरू करेंगे और सैटरडे को हमारे इस चैप्टर का पहला पार्ट खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।